बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हम अब शुरू करने लगे हैं डेटा सिस्टम एंड रिस्क का पोस्ट रिजल्ट, और आज बेसिकली ओरिएंटेशन है इसकी। एक अटेम्प्ट अब तक इस सब्जेक्ट की हुई है, एक ही बार आई कैप ने इसका पेपर लिया आज तक, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पेपर में हमारे ही स्टूडेंट का मेरिट है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये वाला सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो जिन बच्चों ने पढ़ा वो तो सोच रहे थे कि किससे पढ़े और किससे ना पढ़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बहुत क्लियर हैं। और बुनियादी तौर पे एम ये है कि हम बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस कोर्स को लेके चलें। सर आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी आप कोई कोर्स पढ़ते हैं तो आपके जहन में दो चीजें होनी चाहिए। आउटकम जो है ना वो दो होनी चाहिए। मैं इस सवाल को ऐसे पिच करता हूं कि सर डेटा सिस्टम एंड रिस्क का पेपर है, चैट जीपीटी आपके मोबाइल में है, तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्या है? आपके मोबाइल में चैट जीपीटी है, उसमें लिखे डेटा, जो टॉपिक आपके किताब में लिखा हुआ है वो उसमें लिखे, बेहतरीन आपको पता चल जाएगा कि क्या है बेहतरीन। और अगर वो चीज आपके पास अवेलेबल है और वो चीज आपको पता है, तो ये क्लास क्यों ले रहे हैं? क्या जवाब है आपके पास इसका? बात करने के लिए? अच्छा जी सर। क्लास में रोज थोड़ा काम होता है तो बंदा लेता है, टेस्ट में बंदा रेगुलर रहता है, टेस्टिंग होती है, इसलिए क्लास देने। डन सर। बेटर गाइडेंस, बेटर एक्सपीरियंस, जी सर। टाइम मैनेजमेंट, जी सर। स्ट्रेटजी किस तरह लेके चलना है, कैसे सब्जेक्ट को तैयार करना है, जी सर। टीचर से पढ़ लेंगे, सुकून से अपनी सर दर्द नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है सर। डन सर जी। चैट जीपीटी फंसा देता है, टीचर की रियल लाइफ एग्जांपल ज्यादा बेहतर समझ आ जाती है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि सर जी आप जब भी कोई कोर्स लें तो दो चीजें आपका राइट है कि वो आपको मिलनी चाहिए। एक एफिशिएंसी और एक इफेक्टिवनेस। एक एफिशिएंसी और एक इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब है कि लेस टाइम में ज्यादा लर्न कर सकेंगे। इफेक्टिवनेस का मतलब है जिस अप्रोच से पढ़ाया जाएगा उसी अप्रोच पे अगर पेपर आ जाए तो हमारा पेपर पास हो जाएगा, तो पासिंग चांसेस या पासिंग रेट बहुत बढ़ जाता है। आप एक नई साइंस इजाद नहीं कर रहे, आप एक सब्जेक्ट को, एक ही चीज को मुख्तलिफ एंगल से एक्सप्लोर किया जाता है। एक
स्टूडेंट जब टीचर से पढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो इस तरह पढ़ रहा होता है जिस तरह आई के अपने पूछना है, और उसका बंदा का पेपर पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर मेन ये आउटकम है आपकी। जो टॉपिक आप पढ़ें, जो टॉपिक आपके सामने आए, यूट्यूब पर जाएं, बेहतरीन लेक्चर पढ़े होंगे, गोरे के भी पढ़े हुए हैं और इंडियंस के भी बड़े लेक्चर पढ़े हुए हैं। फिर भी ये वाली क्लास क्यों ली जाए? सर इसलिए लीजिए चूंकि आपने आई कैप के इम्तिहान में अपीयर होना है और आपको कम टाइम में पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा और फिर आप उसी बेस पर उसको क्या कर पाएंगे, राइट डायरेक्शन में पढ़ेंगे और पेपर पास कर देंगे। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सिंपल सी फिलॉसफी है, वगरना कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब उसका चैट जीपीटी से सर्च करें और दूसरा सवाल पूछेंगे तो वो बातें आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगे और आप सर पकड़ के बैठे होंगे अब इसमें से ठीक क्या है। सर हम खुद आपको सपोर्ट करेंगे कि चैट जीपीटी से फायदा कैसे उठाना। वो उस्ताद ही क्या जो आपको कहे कि नहीं 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 चैट जीपीटी से ना पढ़ो, मुझे फीस दो मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब है कि वो उस्ताद ठीक नहीं है, वो आपको आगे नहीं लेके जा रहा, पीछे धकेल रहे हैं। सर असल मुझसे पूछे क्लास लेने का मकसद ये है, आप इसलिए क्लास ले रहे हैं, कंटेंट मौजूद है और कंटेंट इतना मौजूद है कि वो आप हैंडल ही नहीं कर सकते। सर आप अगर लिखेंगे ना अभी डेटाबेस तो शायद 10 मिलियन सर्च आ जाए, आप 10 मिलियन चीजें पढ़ सकते हैं, उसमें से सिलेक्ट करेंगे कौन सी ज्यादा बेहतर है। इतना टाइम है आपके पास, आप लोग टू द पॉइंट टीचर से पढ़ेंगे, समझेंगे, इस तरह पढ़ेंगे जैसे आई कैप में आना है, पेपर पास करके साइड पे होंगे, बाकी मालूमात जनरल नॉलेज तो हम लेते रहेंगे सारी उम्र, जो पेपर है वो तो टाइमली पास करें। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल बात है, ये असल रीजन है पेपर में, ये असल रीजन है आपकी जिस वजह से आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं, जिस वजह से ये कोर्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि सर याद रखें, मैं जो खुद टेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ा रहा हूं, आपको ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं है तो ये झूठ है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन जरूर दे रहा हूं जिसकी वजह से ये क्लास पढ़नी जस्टिफाइड है, जिसके हवाले से मैं आपको कहूंगा कि भाई ये वाली वैल्यू एडिशन अगर आपको ना मिली तो सेशन एंड पर अपनी फीस वापस ले लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं आपको वैल्यू नहीं दे पाया तो मेरे लिए वो पैसे हलाल ही नहीं। सर मैंने आपको एक वैल्यू देनी है तो वो पैसे मेरे लिए जायज है ना, ये असल बात है सर। वैल्यू एडिशन, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात जो हमने की वो ये की कि जब चैट जीपीटी मौजूद है तो सर अली इमरान से क्लास क्यों लें, जो काम फ्री में हो रहा है उसके पैसे क्यों दें। उसका जवाब मैंने ये दिया था कि सर अली इमरान आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें सिखा पाएंगे
एक बंदा पढ़ा रहा होगा, उसकी बात समझेंगे, उसको पिक करेंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। यूट्यूब से कभी सर्च करेंगे, कभी चैट जीपीटी से सर्च करेंगे, इसके दरमियान में जो डिफरेंस होगा उससे कंफ्यूजन में आ जाएंगे। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आपके पास पीछे 3-4 माह बाद आपके पेपर हैं सर, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आराम से टांग पे टांग रख के बैठ जाएं और एक्सप्लोर करने लग जाएंगे मैंने क्या करना है। सर आपने टू द पॉइंट एफर्ट पुट करनी है, पास करके बाहर निकल जाना, खत्म। बाकी फिर फेसबुक पे और चीजों पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, सोशल मीडिया पे या जिस यूट्यूब पर जिसको आप सर्च करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वेरी स्पेसिफिकली और फोकस होके क्या कर रहे हैं, आपको ये पढ़ा रहे हैं। सर समझ आ रहा है सर? और इस अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है जिस अप्रोच से आईकेएफ का पेपर आना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ताकि आपका पेपर पास हो। मैं अक्सर, बल्कि मेरे पास एक स्लाइड भी है जिसमें ये कहा जाता है कि सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप ये टेक्नोलॉजी वाला पेपर पढ़ा क्यों रहे हैं? सर सीए करने पर और 11 साल पढ़ाने के बाद ही मुझे समझ आई है कि आईकेएफ किस तरह से टेस्टिंग करता है। और पिछली बार तो मैंने बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी थी कि सर मैंने फलां भी किया, मैंने फलां भी किया, फलां टेक्नोलॉजी की बात की, फलां जगह पर ईआरपी इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो मैंने वो सारा उसका ऑडिट किया, देखा। अभी तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है जिस बच्चे ने टेक्नोलॉजी के पेपर मुझसे पढ़ के मेरिट ले लिया है, तो अब कोई और जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है कि आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको आईकेएफ की टेस्टिंग का पता है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। यही दो चीजें चाहिए बच्चे को पास करवाने के लिए, इवन मेरिट के लिए। और वो चीज अगर आप दे पा रहे हैं तो जबरदस्त। समझ गए सर? मैंने ना पहले आते साथ ही मुद्दा की बात कर दी थी कि भाई पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। ठीक है, आओ बात करते हैं अगली, इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। वैसे तो इस स्लाइड में तस्वीर ना भी हो, खैर है मैं मौजूद हूँ, लेकिन वो एक स्लाइड बनी हुई है वो वैसे ही चला देते हैं। सर मैं क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हूँ, 2 साल में मैंने इंडस्ट्री में काम किया, 11 साल हो गए टीचिंग करते हुए। टैक्स, डेटा और ऑडिट का पेपर है, सीफैब लेवल पे टैक्स का पेपर है, सीफैब लेवल पर ऑडिट का पेपर है, ये पेपर पढ़ाए हैं। टैक्स में 19 में मेरा, ऑटम 19 के टाइम में मेरा सर्टिफिकेट आया था, मेरिट आया था स्टूडेंट का। डाटा सिस्टम एंड रिस्क के वाले से स्प्रिंग 2026 में मेरिट सर्टिफिकेट आया पिछली अटेम्प्ट में, जो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। और आईकेएफ ने जब कंडक्ट किया आईकेएफ ऑफिशियल टैक्स रिवीजन सेशन, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल कंजेक्टिव मैंने वो कंडक्ट किया है जो टैक्स रिवीजन सेशन होता है आईकेएफ का। ये बुनियादी तौर पे इंस्ट्रक्टर्स इंट्रोडक्शन। अगली सवाल ये है कि सर ये सब्जेक्ट सीए में क्यों शामिल किया गया? मैंने अजीब टीचर्स को भी इवन बड़ी अजीब बातें करते देखे कि क्या जरूरत थी, रट्टे वाला सब्जेक्ट है, डाल दिया है सीए में, बच्चों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। वो सर ये बड़ा लाजमी था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इस एग्जांपल से मेरा पढ़ाने का पैटर्न भी समझ आ जाएगा कि मैं पढ़ाता किस तरह। सर जी मैं ना, मेरे फादर को डायबिटीज है, मैं उनका चेकअप करवाने गया। एक भाई कैमरा का देखिएगा, आपकी स्क्रीन ना आउट हो और मैं गलत तो नहीं आ रहा, खराबी तो नहीं कर रहा। सर मैं गया उनको डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि इनकी शुगर चेक करते हैं। डॉक्टर साहब ने ब्लड निकाला
और मुझे कहते हैं कि आप कल तक इनकी शुगर चेक होके रिपोर्ट आएगी, फिर हम इनको बताएंगे कि इनकी कैसे, इनको कौन कौन सी दवाइयां देनी। मैंने कहा डॉक्टर साहब शुगर तो इस तरह सुई लगाएं, ब्लड का एक कतरा निकालें, 9 सेकंड में शुगर चेक हो जाती है। कहते अच्छा। मैंने उनकी अच्छा से परेशान हो गया। मैं क्या भाई ये क्या मतलब? कहते हम लोग तो इस तरह ही करते हैं कि ब्लड का सैंपल लेते हैं, अगले दिन रिजल्ट आ जाता है, फिर अगले दिन मरीज दोबारा आता है, फिर हम उसे चेक करके बताते हैं आपको कौन सी दवाई देनी है। जिस मेरे दोस्त ने मुझे उन डॉक्टर का रेकमेंड किया था, मैंने उन्हें फोन किया, कहते बंदा बड़ा काबिल है अली इमरान, बंदा बड़ा काबिल है। और मैं क्या कटेरा काबिल है, उसको तो पता ही नहीं है कि आजकल चल क्या रहा है। एक चीज जो आज से 5-10 साल पहले की मार्केट में इन हुई हुई है और 10 सेकंड में वो बता देती है कि शुगर कितनी है, वो उसके लिए 24 घंटे का टाइम ले रहे हैं। सॉरी यार, मैं अब इनके पास दोबारा नहीं जाता। आप मुझे बताइए क्या जाना चाहिए? डॉक्टर, मैंने उससे बात की, वो कहते हैं यार डॉक्टर का काम है मर्ज की तशखीस करना, डायग्नोज करना, वो उसमें एक्सपर्ट है। आप मुझे बताएं क्या डॉक्टर सिर्फ डायग्नोज करे जिसको टेक्नोलॉजी की अपडेटेड चीजें ही नहीं पता? आप मुझे बताइए कि क्या वो बंदा इस वक्त रिलायबल है? सर वो रिलायबल नहीं है। सर आप अकाउंटेंट हैं, आपको कहा जाता है कि जनाब ये लेटेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपके मुझे क्या पता, मुझसे सवाल दो, मैं देखो बैलेंस शीट टैली कर देता हूं। अगला बंदा कहेगा वो उत्ते चला जा, मैंने नजर ना आई दोबारा। क्यों? सर वो बंदा आप पर एतमाद नहीं करेगा, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं पता। आपको अकाउंटिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से इस्तेमाल करके इदारे के लिए फायदा हासिल किया जा सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आज के दौर में जो प्रोफेशनल भी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, फारिग हो जाएगा सर, उड़ जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर सकता आज के दौर में। सर पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल गेम और असल थीम है जिसको आपको समझने की जरूरत है। अपने आप को अपग्रेड करेंगे एज पर द न्यू टेक्नोलॉजी तो सरवाइव करेंगे। सर मैंने अपनी आंखों के सामने इतने इतने काबिल लोगों को जो टीचिंग में थे खत्म होते देखे। उन्होंने स्लाइड पे वर्किंग नहीं की, उनको बोर्ड पे पढ़ाना आता था और कैमरे की ऑप्शन उनके पास नहीं थी। वो कहीं बच्चे आएंगे तो हम पढ़ा देंगे। अब मुसीबत यह है कि बच्चा तो आज 15% आता है फिजिकल क्लास में, 85% बच्चा तो ऑनलाइन, और जो फिजिकल आता है वो भी इसी सहारे में आता है कि 2-3 दिन चले जाते हैं, बाद में तो ऑनलाइन ही चलेगा। जो बच्चा एडमिशन कराने देता है वो पहले दिन ही कह देता है कि सर असल बात यह है कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं घर चला जाता हूँ। समझ आई थी कि यार इसमें ऑनलाइन, अब फिजिकल बच्चा, अब इस सारे सिनेरियो में अगर एक टीचर जो बहुत काबिल है पढ़ाने में लेकिन वो टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, ऑनलाइन पढ़ाना नहीं सीख रहा, कैमरे के सामने कैमरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करना आ रहा उसको, सर वो जितना मर्जी काबिल टीचर हो उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा।
तो टेक्नोलॉजी मर्जी नहीं है, मजबूरी बन चुका है। आपको क्या लगता है, आप एक ऐसी कंपनी में जाते हैं जिस बंदे के पास 50-100 अरब रुपए की एसेट्स है, वो आपको कहता है कि जी मेरे एसेट्स को, मेरे वेल्थ को, मेरी इनकम को आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं, और आप कहते हो कि जनाब मुझे तो एक्सेल ही चलानी नहीं आती, या मुझे तो सॉफ्टवेयर का पता ही नहीं कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर होता है, तो क्या आप सरवाइव कर सकते हैं? सर आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। वो बंदा आपको रखेगा ही नहीं। जिस तरह आप उस डॉक्टर के पास जाने के बाद से मुझे कह रहे हैं कि नहीं 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 सर इसको छोड़े, ये बंदा फारिग है, इसको तो पता ही नहीं। इसी तरह नहीं सर, अगर आपके पास अपडेटेड नई इंफॉर्मेशन होगी तो आप भी रेकमेंड नहीं होंगे। ये असल स्टोरी है। दिस इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस पेपर। ये सीए में इसलिए शामिल किया गया है। एक काउंसिल मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं आईकेएफ के, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कहते होते हैं कि हमने ये कोर्स इसलिए ऐड किया है सीए में ताकि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट रेलिवेंट रहे, रेलिवेंट रहे। सर व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन सीए की स्टोरी मैंने आपको सुना दी। अगला सवाल क्या, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है? यकीन माने मेरे मुताबिक इस वक्त कैफ लेवल का सबसे आसान और सबसे इजी टू पास सब्जेक्ट ही है। यकीन माने सबसे आसान और इजी टू पास सब्जेक्ट भी है सारा। तो सर ये बोरिंग है, मुश्किल है, याद नहीं होता। सर अगर तो आप इसको दवाई समझेंगे और निगलने की कोशिश करेंगे कि यार बस ठीक है बस याद करें, 6 सफ़े नहीं याद होंगे आपसे। लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, मजा लेने लग जाएंगे सब्जेक्ट का, सर पास हो जाएंगे। पास होना को बड़ी बात ही नहीं। सर असल बात यह है, आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसको देख, क्या ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट? सर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है उस बंदे के लिए जो बंदा इंटरेस्ट लेगा इस सब्जेक्ट में, पढ़ेगा समझेगा। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, वो बच्चा जिसको आज तक टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी नहीं पता हमारी क्लास में आए, हम उसको सिखाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच, वो वाली एग्जांपल्स देकर जो उसने आम जिंदगी में ऑब्जर्व की हैं। सर इस सब्जेक्ट में टॉपिक डेटा, सिस्टम एंड रिस्क, 3 एरियाज। डेटा पहले 6 चैप्टर है, वेटेज 35 से 45%, सिस्टम की वेटेज 30 से 40% है, रिस्क की वेटेज 20 से 30%। डेटा के पहले 6 चैप्टर हैं, सिस्टम के अगले 7 चैप्टर हैं, और रिस्क के अगले 4 चैप्टर हैं। सर जरा आई कैप की टेस्टिंग की बात करें तो कहने को ये थ्योरेटिकल है, 15 मार्क्स के एमसीक्यू आने हैं, 85 मार्क्स के थ्योरेटिकल बेस सवाल आने हैं। सर जी
बड़ी काम की स्लाइड, बड़ी काम की बात आपके साथ करने लगा सर जी। डीएसआर पास पेपर एनालिसिस अगर मैं करूं, एक ही पेपर हुआ ना आज तक। टाइप्स ऑफ डाटा चैप्टर 1 से 5 नंबर का, चैप्टर 2 से 6 नंबर का, चैप्टर 3 से 3 नंबर का, चैप्टर 4 से 7 नंबर का, चैप्टर 5 से 12 मार्क्स का और चैप्टर 6 से 6 मार्क्स का। पहले 6 चैप्टर में से 39 मार्क्स का सवाल आया है, जबकि आई कैप कहता है 35 से 45 आएगा, और उसके बिल्कुल मुताबिक। चैप्टर 7 से 13 मार्क्स, 8 से 6 मार्क्स, 9 से 4 मार्क्स, 10 से 5 मार्क्स, 11 से 3 मार्क्स और 12 से 2 मार्क्स का पेपर आया है। सिर्फ चैप्टर 13 में से कोई सवाल नहीं आया। रिस्क एरिया की बात करें, उसने कहा 30 से 40 33 मार्क्स का है। रिस्क एरिया की बात करें, आईटी रिस्क 14 से 9 मार्क्स, 15 से 12 मार्क्स, 16 से 6 मार्क्स और 17 से 1 मार्क्स, टोटल 28 मार्क्स का पेपर है। काम की बात पता क्या है सर जी, आप देखें वो 17 में से 16 चैप्टर टेस्ट कर रहा है। अब बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं पेपर से एक हफ्ता पहले, कोई 4-5 चैप्टर बता दें जिसमें से पेपर आना है। क्या बताऊं सर उनको मैं? सर जी इसका एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं चलेगी डीएसआर में। सिलेबस ही छोटा है भाई, सारा तैयार करना, कुछ नहीं छोड़ना। और बड़ी डिटेल से आपको बता दी कि यार किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के पेपर आए। सर समझ आ रही है? तो आई कैप का जो पैटर्न था एन उसके मुताबिक ही पेपर आया है। स्केड्यूल, सर कब तक सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा? सर 12 वीक्स का प्लान है, 12 टेस्ट है, दरमियान में ईद की छुट्टियां भी आनी है, दरमियान में 9-10 मुहर्रम की छुट्टियां भी आनी है। पूरा प्लानर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर 1 है, चैप्टर 3 एंड 4 है, फिर चैप्टर 2 है, चैप्टर 5 एंड 6, 7 एंड 8, 9, 10 और 11, और फिर उसके बाद चैप्टर 12, 13 है, 14, 15, 16 और 17। सर किस किस दिन, किस किस वीक हम कौन कौन सा एरिया कर रहे होंगे, सारा आपको मैंने वीक वाइज बता दिया है। टेंटेटिव डेट जो है वो 27 जून वाला वीक है जिसमें सिलेबस मुकम्मल होगा। जुलाई है सॉरी, जिसमें सिलेबस मुकम्मल होगा। कुछ बच्चों का ओपिनियन था कि सर ये थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं हो रहा, तो मैंने इसका जवाब ये दिया कि सर मेरी कोशिश असल में 20 जुलाई की है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मार्जिन लिया। उसकी वजह यह है कि यार मैं आपको 27 कह के 24 पे ख़त्म करूंगा या 23 पे ख़त्म करूंगा तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं 20 कहूँगा तो फिर आप कहेंगे कि सर तो 20 का था और अब 23 हो गई है। तो सर, और जेन्युइन बात यह है कि सर ये कोर्स 15 घंटों में मैं पढ़ा दूंगा आपको। हमने इस कोर्स पे मेहनत क्यों करनी है? क्वालिटी ऐड करनी है। हमने मेक श्योर करना है कि आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करें और पेपर पास करें। सर ये असल बात है, क्वालिटी ऐड करनी है। हर टॉपिक को मैक्सिमम डिटेल में डिस्कस करना है, वगरना रिवीजन तो यूट्यूब पर पड़ी हुई यार। 18,000 प्लस मेरा ख्याल है इस वक्त उसके व्यूज हैं, वो तो पड़ी हुई है। ये क्यों कर रहे हैं? ये असल में कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि भाई हमने डिटेल में इस एरिया को करना है। 15 घंटे में नहीं करना, 70 घंटों में करना, 75 घंटों में करना। हर एरिया को बेसिक लेवल पर शुरू करके इसको एग्जाम लेवल पे लेके आना है। तभी तो कह रहे हो कि भाई कोई भी बच्चा जो जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है या पता नहीं है वो आए, हम इंशाल्लाह उसको स्क्रैच से लेके चलेंगे।
सर थोड़ी सी डिस्कशन अब आपसे, सारा कुछ तो मैंने नहीं ना बोलना, कुछ आपने भी कहना है। तो सवाल ये है, डिस्कशन ये है कि आपने पेपर पहली बार दिया या पहले दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ है तो कहाँ मसला आया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी सर। रहा है। मुश्किल किधर आई? क्रैमिंग है तो वो नहीं उतना जेन में रहा। जी सर। पहली बार देना है। जी सर। पहली बार देना, पहली बार देना, फर्स्ट टाइम है सर, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। जी सर। 35। कहाँ पे मुश्किल आई? ठीक है सर, फर्स्ट टाइम। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम के हैं। दोनों ने जो पहले दे चुके और पेपर नहीं पास हुआ, उन्होंने एक बात आपको सिर्फ बताई, वो आपके काम की कि यार क्रैमिंग है तो उसमें दिक्कत आई। इसका जवाब ये कि पिछली बार जितने पेजेस थे याद करने वाले, आज इस बार तकरीबन 80 पेजेस तो कम हो चुके हैं। एक तो ये अच्छी बात है जो पहले दे चुके हैं उनके लिए। दूसरे नंबर पे सर, जब आप टॉपिक को किसी एग्जाम्पल के साथ अटैच करके याद करते ना, तो उसके मेजर फीचर्स और बातें आपके दिमाग में बैठ जाते हैं रट्टा लगाए बगैर। सर अगर अभी मैं आपको कहूं ना कि टोटल का पंप कहां कहां पे है, और आपको कहूंगे यार इन 7 जगहों पे ये याद करो, तो शायद आप के जहन में वो ना रहे। लेकिन मैं आपको भी बताऊं ना कि यार मैं यहाँ से जा रहा था चिना हॉस्पिटल, मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और मैंने दूर से देखा कि लाइट जल रही है और टी लिखा आ रहा है। मैं जब करीब गया तो वो टोटल का पंप था और मैंने वहाँ से फ्यूल भराया। तो ये बात अब आपको नहीं भूलेगी कि चिना अस्पताल के साथ कहीं टोटल का पंप है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो मैंने आपको उस एग्जाम्पल देते हुए वो वाली पंप की लोकेशन एक तो पक्की याद करवा दी। तो बेसिकली ये जो स्टोरीफिकेशन होती है ना, इसका मकसद असल में ये होता है कि असल बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाए। सीधी सीधी बात जितनी सीधी आती है उतनी सीधी चले जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात आप किसी चीज़ को इस तरह एग्जाम्पलीफाई करते हैं और बताते हैं कि वो आपके जहन में बैठ जाती है। तो भाई इसी तरह ही बिल्कुल जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पता होती, तो आप उसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए पिच करते हैं ताकि बच्चे के जहन में उस एग्जाम्पल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बैठ जाए। फिर जब आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे तो वो आपको मैक्सिमम हद तक रिटेन रहेगा। दूसरा, आप सामने स्लाइड से पढ़े होंगे, स्लाइड्स पर जो लिखा हुआ है वही मैंने किताब पर लिखा हुआ। तो किताब और स्लाइड में फर्क नहीं है कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं और बोर्ड पर कुछ लिखकर चले जाऊं और जो बोर्ड का हो वो कुछ और याद करने वाला कुछ और नहीं। जो पढ़ाऊंगा, जो कंटेंट डिलीवर करूंगा, जो कंटेंट स्क्रीन पर आ रहा होगा वही एग्जैक्टली आपकी किताब में होगा और वो आपने तैयार करना होगा। डन हो गया सर जी? तो ये एक सिंपल सी अप्रोच है, इंशाल्लाह इससे दिक्कत नहीं आएगी। एक बात अब अगली है कि सर कंटेंट कौन सा यूज करना है, कंटेंट कौन सा यूज करना है। तो भाई सबसे पहले तो DSR हेल्प बुक, ये मेरी किताब का दूसरा एडिशन है, स्मार्ट सी किताब है, ये पढ़ी हुई है, जरा दिखाइएगा सर। सर ये बुक है, ये किताब आपने ले लेनी है। इस किताब में सब कुछ है जो आपको चाहिए। क्या क्या है? नोट्स हैं, और क्या है? MCQs हैं, और क्या है इस किताब में? मॉडल पेपर है, उसका सॉल्यूशन है, और क्या है? पास्ट पेपर भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये एक किताब
काफी है। इसके अलावा कुछ केस स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं, वो मैं ऐड ऑन साथ दे दूंगा आपको, जो प्रैक्टिस के लिए होंगी। इस किताब में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए सर। सर ये वाली बात हो गई इसकी, और एक अगली बात जो आपके साथ करनी है वो है स्टूडेंट और टीचर एक्सपेक्टेशन की। और हम काफ़ी इसके बारे में रूटीन में बात करते हैं कि यार स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी क्लास शुरू हुई तो मैंने आप सबसे ये वाली बात की कि भाई स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन क्या है। सर जी मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रेगुलर रहें, टेस्ट दें, और तीसरा रेगुलर रहें, टेस्ट दें, और तीसरे नंबर पे टू आवर्स पर डे मैक्स, सिर्फ 2 घंटे सब्जेक्ट को इस क्लास के अलावा दें, बस खत्म। मोर देन 2 घंटे दे दें बस, काफी है इस सब्जेक्ट के लिए। इतना इससे ज्यादा ये वैसे पढ़ा भी नहीं जाता, लेकिन जब पढ़ाऊं उस दिन आप उसको 2 घंटे दे देंगे तो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि आपने उस दिन नहीं पढ़ना, जाके आपने 1 हफ्ते बाद पढ़ना है। 1 हफ्ते बाद वो वाली बात नहीं बनती यार। असल बात ये है कि वो एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर जी मैं जो ना रोज नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं 1 हफ्ते बाद इकट्ठे 8 लेक्चर ले लूंगा। तो क्या ये ठीक है? नहीं ठीक। जो रोज का रोज पढ़ना है उसका कोई मुकाबला है। सर यकीन करें लास्ट टाइम जिस बच्चे का मेरिट आया मेरे से पढ़ रहा था, वो फिजिकल क्लास में, एक छुट्टी नहीं थी मेरा ख्याल उसकी, इतना कंसिस्टेंट था, रेगुलर कंसिस्टेंट, बहुत तेज नहीं था, ना ही उसे बहुत ज्यादा आईटी का पता था, मेहनती बहुत, रेगुलर बहुत। जो बड़े बड़े फनकार आईटी के क्लास में बैठे हुए थे ना पिछली बार, कि सर मैं आपको दिखाऊं ये वाली ऐप भी आ गई है, इसमें ये चीजें होती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे सीए की फील्ड का कमाल ये है कि गांव से उठ के आने वाला बंदा मेहनत करके टॉप कर रहा होता है, और लाहौर में प्रीमियम स्कूल से पढ़ने वाला बंदा 16 नंबर लेके बैठा होता है। क्यों? बेंचमार्क यहां पर क्या है? मेहनत, जो कर गया ले गया सर। तो सर मिड दिया, आउटस्टैंडिंग मार्क्स, मॉक दिया 84 मार्क्स थे मॉक में। उस वक्त ही लग रहा था कि यार इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने वही बात हुई कि उसकी एफर्ट थी और मेरिट आ गई। सर आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ज्यादातर लोग पहली बार दे रहे हैं, पहली बार जो भी दे रहा है उसके पास ऑप्शन, उसके पास चांस तो है मेरिट का। रेकमेंड कर रहा हूँ, रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, टाइमली पढ़ें हर चीज को, बात बन जाएगी सर। जी सर, अब आपके ज़हन में कोई सवाल है तो पूछिए। आपके ज़हन में कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए। सर भाई ने कहा कि याद किया हुआ भूल जाता है। जब हमेशा ज़हन में रखिएगा, अगर आपने किसी चीज को समझ के पढ़ा हो ना, तो वो कभी भी आपके दिमाग से निकल नहीं सकता। आपको लगता है टाइम्स भूला हुआ है ना, मिसाल के तौर पे होता है ऐसे कि आप आज एक बात करेंगे, यार मैंने 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 11 पॉइंट्स क्रैम किए थे और आपने उंगलियों पे उसको याद किया हुआ था, तो ऐन मुमकिन ये है कि वो आपको 1 हफ्ते बाद याद ना रहे।
लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं उसका क्रक्स मौजूद होता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी होता था और मेरा ख्याल है बहुत से बच्चों के साथ होता है। उन्हें लगता है कि यार ज़हन में कुछ बैठ ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहता। असल में वो भूलता नहीं है, लेकिन वो जो रट्टे वाला फैक्टर होता है ना उसके अंदर, उसकी वजह से हमें वो 7 पॉइंट पूरे याद नहीं रहते, लेकिन 5 पॉइंट याद रहते हैं। लेकिन चूंकि हमें वो उस तरह से पूरे याद नहीं रहते तो हमें लगता है कि वो भूल गए हैं, हालांकि वो भूले नहीं होते। अगर मैं अक्सर ऐसा होता था कि पेपर से 2 हफ्ते पहले बैठा होता था ना, मैं रोने वाला होता था कि यार मुझे सारा भूल गया। तो मैं पता क्या करता था, मैं उसके उसी सब्जेक्ट का ना पास पेपर पकड़ लेता था। जब मैं पास पेपर पकड़ के करने लगता था ना तो सर मुझसे हो जाता था। तो फिर मुझे रियलाइज होता था कि यार इतनी भी बात नहीं। एक बार क्या हुआ, मेरा एक पेपर था और मैं इतना डीमोटिवेटेड था, एग्जाम में बैठा और पेपर देखते साथ ही मैं सोचा यार अगली बारी क्लासेस लेनी। पेपर में बैठा हूं, अभी रीडिंग टाइम है, पहले 5 मिनट में मैंने कहा यार अगली बार क्लास लेनी है। इतना मैं डीमोटिवेटेड था कि यार कुछ भी याद नहीं है, क्या बकवास है यार, पढ़ा था इतना अच्छा, भला किधर गया। खैर अब जब बंदा बेदिली से पेपर करने लगे तो ना, अब जब मैंने कहा यार अब मेरे लिए 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर सारे सवाल सेम है। होता है ना, बंदा पहले हम खुद ही टिप दे रहे थे आपको कि यार आपको पेपर आएगा, आपने पहले ये सवाल करने हैं, फिर ये करने। अब जब आपका कॉन्फिडेंस ये हो गया यार अगली बारी मैंने पढ़ने की क्लासेस ही लेनी है, तो आपने क्या पेपर करना है। लो सर मैंने ना तरतीब से, जिंदगी का वो वाहिद पेपर है जो मैंने पूरी क्वेश्चन 1 से लेके 13 तक पूरे तरतीब से किए, वरना मैं कभी भी तरतीब से सवाल नहीं करता, जो आता होता है वो पहले करता। यकीन करें वो मैं लिखता गया, मेरा ज़हन में आता गया, लिखता गया, मेरे ज़हन में आता गया। एक वो बंदा जिसको लग रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं चीजें बैठी होती हैं। सर मैंने ना पहले सोचा रीडिंग टाइम गुजरेगा तो चला जाऊंगा, मैं जाने लगा तो उसने कहा कि भाई आधे घंटे या 1 घंटे का टाइम होता है मिनिमम कि इतनी देर तो आपको बैठना ही पड़ेगा। खैर वो टाइम तो पास करना ही था, सवाल करने शुरू कर दिए, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया। अब ना मैं प्रेशर से निकल गया हूं ना। आप प्रेशर में क्यों होते हैं, क्योंकि आपने पास करना होता है। अगर आप कहें यार मैं पक्का ही फेल हूं, चलाओ आराम से खेलते हैं, अब तो आप पे कोई प्रेशर नहीं, अब मैं आराम से जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं। उसमें मेरे 45 नंबर आए थे। मैं आज भी सोचता हूं कि यार बड़े ऐसे पेपर हैं कि मैंने बड़े जज्बाती होकर फुल किए, उसमें मेरे 45 नहीं आए, कम आए। और एक ये वाला पेपर है जो मैंने बिल्कुल, यानी आप बैठे और आपको पता कि यार आपने कौन सा पास होना, चलो ट्राई बोल ही सही। लेकिन मैं सिर्फ ये बात आपको सारी बात बताने का मकसद है कि यार बंदे के दिमाग में चीज होती है, आप उसको रिवाइज करेंगे, आप उसको तैयार करेंगे, आप उस चैप्टर के एमसीक्यू करें जो चैप्टर आपको लगता है आपको बिल्कुल नहीं आता, आप करेंगे, आपको वो आते होंगे। आपको सिर्फ याद भूल गया है, याददाश्त थोड़ी सी वो हो गई यार, आपको वो तरतीब, वो बातें, वो 7 पॉइंट या 9 पॉइंट पूरे नहीं रिमाइंड कर पा रहे बस। सर मिक्स हो जाता है, जैसे आप 6 चैप्टर्स हो गए ना, बस 6 जो कोर्स का है वो सारे को मिक्स हो जाते हैं। सर वो आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना तो वो क्लियर हो जाते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वो 6 चैप्टर्स हैं, आप जितना टाइम उस सब्जेक्ट के साथ गुजारते हैं ना, आप उतने ज्यादा डिटेल में उस चैप्टर को देख रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप वो 4 भाई हैं, वो बिल्कुल एक जैसी उनकी शक्लें मिलती हैं, आप जब भी उनसे मिलते हैं आपको याद ही नहीं रहता कौन सा भाई है। लेकिन जो उनका कजन होता है
जिसने उनके साथ टाइम गुजारा होता है तो वो आपको कह रहा होता है कि यार ये जो भाई है ना इसके यहाँ पे तिल है, जिसके तिल है उसका नाम रफाकत है, फॉर एग्जाम्पल। असल में उसने उस पर ज्यादा गौर किया होता है। बिल्कुल इसी तरह ही जब आपको वो 4-6 चैप्टर्स एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार डेटाबेस के बारे में जब वो बात करेगा तो मैंने ये लिखना है, जब वो सिंपल डाटा की बात करेगा तो मैंने ये लिखना है, मेटा डाटा में मैंने ये वाली बात करनी है, फलाना टॉपिक में मैंने ये वाली बात करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा ये होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप सर जितना ज्यादा किताब के अंदर सब्जेक्ट के अंदर घुसते हैं ना उतनी चीजें क्लियर होती हैं। एक बंदा है वो गांव से, उसने कभी गाड़ी नहीं देखी, उसके लिए सिविक और मैदान में कोई फर्क नहीं, लेकिन जितनी बारीकी से वो देखेगा तो आज आप देखते हैं आपको पता है यार ये सिविक का मॉडल फलां वाला है, ये 2000 वाला मॉडल है, ये 2024 वाला मॉडल है। यार फर्क बारीकी उसके अंदर डूबने की बात है। फलां सब्जेक्ट में फलां एरिया में फलां जगह पर ये वाली बात अप्लाई होगी। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप उसके साथ जीते हैं ना तो आपके दिमाग में आ जाती है बातें। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जरूर आ जाएंगी। और सर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो पूछिए। कोई सवाल नहीं? चलो फिर मैं आपसे 2 बातें और हैं वो कर लेता हूँ। एक बड़ी अहम डिस्कशन है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, ख़ास तौर पे जब हमारा टारगेट होता है ऑनलाइन को टच करना। भाई पॉज कीजिएगा जरा 1 मिनट। यानी फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए आमतौर पे और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे कुछ डिस्कशन है जो मैं करना चाहता हूं कि यार मैंने पिछले 10-11 साल में जितना पढ़ाया है कहां पर देखा है स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। जो फिजिकल स्टूडेंट होता है वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, हाथ खड़ा कर लेता है, क्लास पढ़ते वक्त इंटरेक्ट कर लेता है। ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो ये वाला फायदा नहीं उठा पाता, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट ये वाला फायदा तो नहीं उठा पाता, मगर ऑनलाइन स्टूडेंट को हमने क्या दिया होता है, व्हाट्सएप दिया होता है। सर जी आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कोई भी क्वेश्चन है वो रेज कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होने लग गया अब खास तौर पे जब बच्चे बहुत अनयूजुअल मैसेज करने लग गए हैं तो मजबूरन अब हमने इसको एडमिन ओनली पर कर देते हैं, और इसको एडमिन ओनली पर करके हम करते क्या हैं, इसको एडमिन ओनली पर कर दिया, दूसरे नंबर पे हम ये कर देते हैं कि आप अब व्हाट्सएप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पर कर सकते हैं। नॉर्मली आप जिस ग्रुप में ऐड होंगे वहां पर नंबर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूं ताकि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकें। और इसमें एक पहलू ये है कि सब्जेक्ट रिलेटेड गुफ्तगू आप कर सकते हैं, ख़ास तौर पे टेक्स्ट डीएसआर से रिलेटेड या किसी भी ओवरऑल सीए का मसला हो तो भी मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। सर जी बड़ा अहम पॉइंट ये है कि स्टूडेंट क्लास में बैठा हो और तवज्जो से ना सुन रहा हो, और एक स्टूडेंट ऑनलाइन वीडियो देख रहा हो और ध्यान से सुन रहा हो, कौन सा ज्यादा बेहतर है? जो ध्यान से सुन रहा है। सर याद रखना एट द एंड ऑफ द डे जो एक्टिवली सुन रहा है वही असल बंदा। स्टूडेंट को एक्टिवली लिसन करना चाहिए। अगर वो ध्यान से बात नहीं पिक कर रहे तो वीडियो खत्म हो जाएगी,
और वो बड़ा खुश हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज का लेक्चर ले लिया, हालांकि उसने लेक्चर ध्यान से नहीं लिया। सेम गोज विद द फिजिकल स्टूडेंट, क्लास में आके बैठा हुआ होगा और वो लेक्चर ध्यान से नहीं ले रहा होगा तो फायदा नहीं होगा। सर जी, अगर कोई बच्चा सीरियस है तो कैसे पता चलता है? मुझसे पूछे आप सीरियस हैं, मैं देखूंगा आप रेगुलर हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, आप मिड या मॉक दे रहे हैं। सर ये 3 चीजें बहुत अहम है देखने के लिए कि ये बच्चा सीरियस है या नहीं। क्योंकि अगर बंदे का एटीट्यूड ही सीरियस नहीं है, वो सिर्फ एंजॉय कर रहा है, फिर बात नहीं बनती। सर ऑनलाइन फिजिकल बच्चे को डांट लिया, डपट लिया, बुला लिया, ऑनलाइन वाले को मैसेज करना, समझाना, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन बंदा ही ज्यादा कामयाब रहता है, जिसने अपना एम बनाया हुआ है कि यार हफ्ते वाले दिन टेस्ट आना और हफ्ते वाले दिन हमने टेस्ट करना है। सर समझ आ रहा है? तो ये चीजें जरूरी हैं। सर रेगुलर होना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, और ये सारी चीजें जरूरी हैं। सर आगे चलते हैं, लैक ऑफ रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। सर जी आप रेगुलर रहें और पंक्चुअल रहें। रेगुलरिटी नहीं है, आप पंक्चुअल नहीं हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम। आप सीरियस नहीं है, इसका टेस्ट नहीं दे रहे, आप सीरियस नहीं है। रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप सीरियस नहीं है। सर ये सारी चीजें बहुत अहम है। टेस्टिंग इन द आई के, अच्छा ये वाली बात हो गई। सर जी ये सारे पहलू ही डिटरमिन करते हैं कि आप कितने, आपने पेपर में पास होना है या नहीं होना। सर आपने कभी टेस्ट ही नहीं दिया, पेपर में जाके पहली बार लिखा और आपने अपने नंबर 65 लगाए और आप कह रहे हैं कि सर आई एम श्योर कि मैं पास हूं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपने कैसे फेल किया। मैं जब आपसे ये पूछता हूँ टेस्ट दिए तो आपसे कहते हैं नहीं। तो भाई आपने वो गलतियां जो टेस्ट में यहाँ पर देकर सीखनी थी और आई कैप में नहीं करनी थी, वो आपने आई कैप में जाके की है ना, तो आप फेल हो गए हैं, सिंपल। सर ये यहाँ पर टेस्टिंग इसीलिए है कि आप मेक श्योर करें कि आप पेपर पास करें। और सर समझ आ रहा है? ये सर ऑनलाइन लेक्चर के हवाले से ये वाली प्रॉब्लम खास तौर पे है। सर हम बहुत इनकरेज करते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों को, वो आए, वो लाजमी टेस्ट दें, इवन पुराने टेस्ट भी होता है हम उनको जरूर एंटरटेन कर देते हैं। तो सर ये असल में ये बड़ा ऐड ऑन है आपके रिजल्ट में जब आप इसको परफॉर्म कर रहे हो। सर जी अब ओवर टू यू है, कोई बात आपने पूछनी है तो पूछे। जी सर सब कुछ क्लियर है सर जी? यस सर। ले सर आज हम अपनी क्लास यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। कल से चैप्टर नंबर 1 मैं शुरू कर दूंगा। कल से चैप्टर नंबर 1 मैं शुरू करूंगा। अब मैंने आपको टेंटेटिव प्लान दिया है और वो हायर साइड पे इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको 1.25 घंटे पढ़ाऊं, 2 घंटे घर से पढ़ने के लिए दूं, जितनी बेहतर तरीके से हो सके हम इस कोर्स को कवर करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। अगर सिलेबस पहले कवर हो जाए तो वो मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी करे। इस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हम अच्छे तरीके से पढ़ें और पढ़ाएं, हम उसको लेके चलें और इंशाल्लाह अच्छे से ये सेशन कंक्लूड करें। और ये जो बच्चे हमारे साथ हैं इन्हीं बच्चों में से अल्लाह ताला दोबारा इनको सबको कामयाबी भी दे और इन्हीं में से ही मेरिट भी हमारा जनरेट हो रहा हो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।